गुड इवनिंग। मध्य प्रदेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं तारेंद्र बेले आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आप अच्छे नहीं होंगे। भगवान आपको हमेशा सदा स्वस्थ रखे, हमेशा हंसता हुआ रखे, मुस्कुराता हुआ रखे, और ताकि आप हंसते मुस्कुराते स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोगों की क्लासेस अटेंड कर पाएंगे, तभी भविष्य के लिए मेहनत कर पाएंगे। स्वस्थ रहेंगे तभी मेहनत कर पाएंगे, और हम मेहनत वाला काम कर ही रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा इंट्रोडक्शन आप जानते ही है, मैं तारेंद्र बेले आप सभी को पटवारी के लिए कंप्यूटर पढ़ाने आया हूँ और पटवारी की क्लासेस के लिए पूरा कंप्यूटर कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज हमारी दूसरी क्लास है और पहली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बेसिक्स पार्ट्स कौन कौन से हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, डेटा से सूचना कैसे बनती है, कंप्यूटर के क्या क्या फ़ायदे हैं इस्तेमाल करने के, कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर की कौन कौन सी कमियां हैं और कंप्यूटर किस किस प्रकार से काम करता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ दो या तीन काम करता है। एक तो क्या करेगा, आपसे इनपुट को ग्रहण करेगा, दूसरा प्रोसेसिंग करेगा, और तीसरे नंबर पे वो आपको आउटपुट देगा। इनपुट और आउटपुट को भविष्य के लिए सेव करेगा या स्टोर करेगा, ताकि जो भी उसको यूज़ करने वाला जो भी व्यक्ति है उसे भविष्य के लिए इस्तेमाल करना हो तो तेज़ी से वो उन्हीं डेटा का इस्तेमाल करके कंप्यूटर का यूज़ कर पाए। आज हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल हम लोगों ने पटवारी का सिलेबस डिस्कस किया था। मैं पटवारी का सिलेबस आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे कंप्यूटर का सिलेबस आपसे डिस्कस करना था और इस वजह से हम लोगों को पटवारी का सिलेबस डिस्कस करना पड़ा था। मैंने आपको बताया था कि 100 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं पटवारी में, और उस 100 नंबर्स में मैंने आपको मैथ्स और रीजनिंग अलग अलग बता दी थी। मैथ्स और रीजनिंग मैंने आप लोगों को अलग अलग बता दी थी। तो आप लोगों को ये बस इतना सा याद रखना है कि मैथ्स और रीजनिंग अलग अलग नहीं है। मैथ्स प्लस रीजनिंग या एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग, ये दोनों मिलाकर 20 नंबर का आपका पोर्शन है, और एक पोर्शन जो आपका हो जाएगा वो हिंदी। ये मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं हिंदी को ऐड करना भूल गया था। इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ऐसी कभी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। जो भी डिस्कस किया जाएगा पूरे तथ्यों के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो मैंने जब डबल से उस वीडियो देखा तब मुझे याद आया कि यार मैंने हिंदी तो बताया ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो मैथ्स और रीजनिंग है वो साथ में है, और हिंदी 20 नंबर की हिंदी आपकी अलग से आएगी। आप लोग डिस्कस एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर से हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर का सिलेबस हमने डिस्कस किया और हम लोग यहाँ कंप्यूटर की ही बात करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। वही शिखर एकेडमी में आपका स्वागत है। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी जीवन में कभी भी अगर आपका मेहनत करने से कतराए, मेहनत करने से अगर आप भागते हैं, कभी आपका मन करता है कि मुझसे नहीं होगा या मुझसे मेहनत नहीं होगी, मैं मेहनत नहीं करूँगा, तब याद रखना कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने पर जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना अधिक चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है कि मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर अधिक खनकता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। ध्यान दीजिएगा कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं कि हम कौन हैं, कि हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। कि हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर संकट का हल होगा और आज नहीं तो कल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर्स के बेसिक्स जान लिए थे और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का कैसे कैसे उद्भव हुआ, कंप्यूटर का कैसे कैसे विकास हुआ, कंप्यूटर का इतिहास जानेंगे कि सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया, कैसे कंप्यूटर एक बहुत बड़े रूप से आजकल हम लोगों के हाथों में कंप्यूटर आ गया है। तो हम लोग
आज की क्लास में यही देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? तो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं कंप्यूटर का उद्भव, मतलब कंप्यूटर का जन्म कैसे हुआ और कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। मतलब कंप्यूटर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो उसमें कैसे कैसे मॉडिफिकेशन हुए, कैसे कैसे वो और ज़्यादा बेहतर होता गया। तो यही आज हम लोगों को देखना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स जान लिए थे और आज हम लोग कंप्यूटर का विकास देखेंगे। और कंप्यूटर के विकास में, मतलब कंप्यूटर के विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, इसमें जो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि अबेकस। ऐसा कहा जाता है कि कंप्यूटर का विकास यहीं से हुआ है, यहीं से प्रारंभ हुआ है। अब सर ये क्या है? तो ये देखिए, एक बेहतरीन से, ये आप लोगों ने देखा ही होगा, ये एक इस प्रकार की एक लकड़ी की छड़ होती है, या कुछ और प्लास्टिक की भी छड़ आती है जिसमें इस प्रकार के मोती पिरोए रहते हैं। अब सर ये तो हम लोगों ने बचपन में बहुत खेला है, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता था, तो इसका नाम है अबेकस। अबेकस है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता था? तो इसका इस्तेमाल गणना के लिए किया जाता था। इसे सबसे प्राचीन, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि कंप्यूटर का भी यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन करता है, ये गणना करता है। और कंप्यूटर का इस्तेमाल भी हम लोगों ने इसीलिए, कंप्यूटर का प्रयोग भी हम लोगों ने इसीलिए किया था क्योंकि ये गणना करता है। गणना, सूचनाओं की गणना करने के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो गणना यंत्र, कंप्यूटर भी एक गणना यंत्र है। तो हम लोगों ने जब इसके इतिहास में जाकर देखा तो हमें सबसे पहला जो गणना यंत्र मिला वो मिला हम लोगों को एबेकस। एबेकस के बारे में कहा जाता है कि यह एक प्राचीन गणना यंत्र है, प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार, अब देखिए, अब एबेकस के बारे में हम लोग जान रहे हैं तो मैंने आप लोगों को डायग्राम बता दिया कि एबेकस ऐसा होता होगा। आज भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज भी कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जो छोटे छोटे बच्चों को, जो 4 साल से लेकर 15 साल के बच्चों को कैलकुलेशन जो सिखाई जाती है वो एबेकस के माध्यम से सिखाई जाती है। और वो बच्चे इतने फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक कैलकुलेशन, तो वो एबेकस के माध्यम से ही वो लोग सिखाते हैं। आज भी कई ऐसे इंस्टीट्यूट है। तो ये सबसे प्राचीन गणना यंत्र इसको माना जाता है। और इसका आविष्कार की बात करें तो बेबीलोन, इसका आविष्कार बेबीलोन में किया गया था, गणना के लिए किया गया था। बेबीलोन राजधानी है, एक शहर है। तो बेबीलोन में इसका आविष्कार किया गया था और इसे कहा जाता है संसार का पहला गणक यंत्र। मतलब गणक यंत्र का मतलब गणना करने वाला यंत्र। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है अबेकस। और दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि बताइए अबेकस का इस्तेमाल किस लिए, अबेकस का आविष्कार किस लिए किया गया था? तो किस लिए किया गया था? गणनाएं करने के लिए या गणना करने के लिए। और इसी को क्या बोला जाता है? विश्व का पहला गणक यंत्र। सीधे सीधे क्वेश्चन से आप लोगों को सीधा सीधा याद रखना है। दूसरी चीज, अबेकस के बाद पास्कल लाइन आई। ऐसा कहा जाता है कि कैलकुलेशन करने के लिए फिर धीरे धीरे बहुत सारे आविष्कार किए जाने लगे। और उसके बाद अबेकस का जब आविष्कार हुआ तो उसके बाद पास्कल लाइन का इस्तेमाल किया, पास्कल लाइन नामक एक गणक यंत्र का आविष्कार किया गया। और ये कैसा दिखता है सर? आपने मुझे अबेकस बताया, अबेकस का चित्र दिखाया, तो मैंने आप लोगों के लिए जितना भी हो सके मैंने डायग्राम लेने की कोशिश करी। तो ये इस प्रकार का पास्कल लाइन दिखाई देता है और इसका भी इस्तेमाल गणना करने के लिए किया जाता है। तो किसने इसका आविष्कार किया सर? तो इसका नाम, इनका जो नाम है, एक फ्रांस के वैज्ञानिक है, गणितज्ञ है, जिनका नाम है ब्लैच पास्कल। ये नाम आपको याद रखना है कि पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया, तो आपको याद रखना है ब्लैच पास्कल। कब किया? 1642 में। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन। अब देखिए, जो अबेकस था वो एक सिंपल सा था, वो कोई मशीन नहीं थी। अबेकस जो थी वो कोई मशीन नहीं थी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अबेकस कोई मशीन नहीं थी, एक सिंपल सा एक खिलौना है और इस खिलौने के माध्यम से कैलकुलेशन की जाती थी। ठीक है, तो अब हम लोग अगर पास्कल लाइन के बारे में देखें तो पास्कल लाइन एक पहली मशीन है जो गणना करने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता था, या इसे अगर इंग्लिश में बोले तो मैकेनिकल कैलकुलेटर, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर या पहली मशीन जो गणना करने के लिए बनाई गई थी। और इसका काम सिर्फ होता था, ये जो कैलकुलेटर है ये सिर्फ जोड़ना और घटाने का काम करता था, इसीलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सर? तो पास्कल लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि पास्कल लाइन का आविष्कार कौन है, आविष्कार किसने किया? तो ब्लैच पास्कल, ये नाम आपको याद रखना है। दूसरी चीज सर, आप बताइए क्या है, क्या ये प्रथम यांत्रिक पहला कैलकुलेटर,
आप तो सिंपल सी भाषा में याद रखो, हिंदी भाषा आपको याद नहीं आ रही कि प्रथम यांत्रिक गणना मशीन, तो आप सिंपल सी भाषा में याद रखो कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, कि एक पहली मशीन जो कैलकुलेट करती थी। अब कैलकुलेशन में भी ये क्या क्या काम करती थी सर? तो कैलकुलेशन में भी ये सिर्फ और सिर्फ काम करती थी जोड़ने और घटाने का। जब जोड़ने और घटाने का काम करती थी तो इसी का नाम एडिंग मशीन बन गया। आप ये तो आप अंदाजा लगा लोगे ऑप्शन में कि पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल। लेकिन आपको ये याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा कि निम्न में से कौन सा यंत्र है जिसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको याद रखना है एडिंग मशीन के नाम से किसको जाना जाता है? तो पास्कल लाइन को जाना जाता है एडिंग मशीन के नाम से। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है सर? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अब क्या हुआ? अभी तक की कहानी देखिए। अभी तक की कहानी ये हुई कि सबसे पहले बेबीलोन में एक एबेकस का निर्माण किया गया, एक एबेकस का आविष्कार किया गया। किस चीज के लिए आविष्कार किया गया? तो वो गणना करने के लिए किया गया। अब उसके बाद फिर फ्रांस आए। फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में पास्कल लाइन का आविष्कार किया गया। किसने किया? ब्लेज पास्कल ने किया। और ब्लेज पास्कल ने उसका इस्तेमाल, उसका आविष्कार क्यों किया? तो कैलकुलेशन के लिए किया। अब ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, तो सिर्फ घटाना और जोड़ना करता था, इसीलिए इसको क्या बोला गया? एडिंग मशीन। अब इसके बाद आते हैं डिफरेंस इंजन। अब देखिए यहां पे भी आप लोगों को ब्रिटेन के एक गणितज्ञ है जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इन्होंने 1822 में, इससे पहले 1642 में हो गया था। ठीक है, इससे पहले 1642 में क्या हुआ था? पास्कल लाइन का आविष्कार हो गया था। यहाँ पे याद रखेंगे आप 1822 में। कब? 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। अब सर ये क्या है? ये भाप से चलता था। अभी तक मशीन आप लोगों ने देख ली, कैलकुलेटर देख लिया, एबेकस देख लिया, और ये एक भाप से चलने वाला एक इंजन था जिसका काम था गणनाएं करना। आप हर आविष्कार में आप देख रहे होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं गणना करने का, चाहे एबेकस हो, चाहे अगर हम लोग बात करें पास्कल लाइन की बात करें तो पास्कल लाइन भी गणना करने का काम कर रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें डिफरेंस इंजन, तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार भी 1822 में हुआ। और 1822 में यह भाप से चलने वाला एक इंजन था जो गणना करने का काम करता था। इसका आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया। फिर 1842 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही क्या किया गया? एक स्वचालित मशीन, मतलब एक एनालिटिकल इंजन जो स्वयं से चलती थी। अब कंप्यूटर भी क्या करता है? कंप्यूटर भी स्वयं से चलता है। 2 सेकंड में पानी पी लूं। ठीक है, तो क्या हुआ कि चार्ल्स बेबेज आए, उन्होंने एनालिटिकल इंजन और एनालिटिकल इंजन के साथ डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। कब किया? 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया और 1842 में एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन की क्या खासियत थी? क्योंकि ये स्वचालित था। एक बार इसको इनपुट हम लोग देते थे, उसके बाद खुद कैलकुलेशन करके बता देता था। अब ये इंजन भी क्या काम करते थे? ये इंजन भी मूलभूत अंकगणितीय जोड़ना घटाना, ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग। सिर्फ जोड़ने और घटाने की बात करें तो पास्कल लाइन का काम क्या था? पास्कल लाइन का काम था सिर्फ जोड़ना और घटाना करते थे, इसीलिए उसे एडिंग मशीन कहा गया। और जो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन है, ये मूलभूत जो अंकगणितीय गणना है, सिर्फ जोड़ना घटाना गुणा भाग। आप एक नॉर्मल कैलकुलेटर इसको मान सकते हैं। ये रहा चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जो स्वयं से चलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या है सर? तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को मिलेगी, देखिए ये नाम आपको याद रखना होगा, लेडी एडा अगास्ता। क्या नाम याद रखोगे? लेडी एडा अगास्ता। अब सर क्यों इनका नाम याद रखना है? मैं फोटो भी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये है लेडी एडा अगास्ता। ठीक है, इनकी फोटो ये है आपके सामने, आप देख पाए होंगे अच्छे से। तो लेडी एडा अगास्ता क्यों इंपॉर्टेंट है सर? तो ये जो एनालिटिकल इंजन जो बनाया था, किसने बनाया था? स्वचालित एनालिटिकल इंजन ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है,
चार्ल्स बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1842 में बनाया था। ये सारी चीज़ें इससे पहले वाली स्लाइड में सर आप हमें बता ही चुके हैं। और ठीक है, ये इसी एनालिटिकल इंजन के लिए एक प्रोग्राम बनाया। अब सर प्रोग्राम क्या होता है? तो एक ऐसा एक सूचनाएं या इंस्ट्रक्शन या निर्देशों का एक ऐसा समूह, एक निर्देशों का समूह, जब उसे बोला जाएगा कि जोड़ना है तो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक जोड़ने का काम करेगा। एक आप प्रोग्राम मान के चलिए कि निर्देशों का समूह, एक गाइडलाइन, कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ पे गाइडलाइन लिखी है कि 2 बजे से पहले घर नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। इसी प्रकार के एक गाइडलाइन या एक सूचनाओं का एक समूह को प्रोग्राम बोला जाता है। तो इस एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था 1842 में, उसके लिए पहला प्रोग्राम किसने बनाया? लेडी एडा अगास्टा। इसे दुनिया का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेडी एडा अगास्टा को बोला जाता है दुनिया का पहला प्रोग्रामर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो यही है। क्या क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा कि बताइए विश्व का, ये दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन थी? तो दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी लेडी एडा अगास्टा। ठीक है, साथ ही बाइनरी सिस्टम का आविष्कार भी इन्हीं आविष्कार का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो लेडी एडा अगास्टा के बारे में आप लोगों को अगर जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आपको याद रखना है तो वो क्या याद रखेंगे? सबसे पहला फैक्ट आप याद रखेंगे कि दुनिया की पहली प्रोग्रामर है। ठीक है, दूसरा बाइनरी सिस्टम के आविष्कार का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और तीसरी चीज अगर आप याद रखना चाहते हैं तो बेबेज के द्वारा जो एनालिटिकल इंजन बनाया था उसके लिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया था। ठीक, इतनी सारी चीजें। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट देखिए, बेबेज के बारे में अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बताएं तो आधुनिक जो कंप्यूटर है, इसमें कंप्यूटर के क्षेत्र में इनका जितना भी श्रेय है उसके लिए इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ये कई क्वेश्चनों में आपको मिलेगा। बताइए कि कंप्यूटर के जनक या आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। क्या किया था इन्होंने? 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन, इसका आविष्कार किया था। तो इस स्लाइड में क्या क्या चीजें हैं सर इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर लेडी एडा अगास्टा। दूसरी चीज सर, बाइनरी सिस्टम का श्रेय के आविष्कार का श्रेय भी किसको जाता है? लेडी एडा अगास्टा। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है सर वो ये है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। इसको आप छाप लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यही सारी बातें क्या चल रही है? सारी बातें यही चल रही है कि कौन कौन से डिवाइस बने हैं जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो गणना करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और उसी में एक और आपको मिलेगा सेंसस टेबुलेटर। ये नाम भी आपको याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? सेंसस टेबुलेटर। अब इसका आविष्कार कब हुआ? 1890 में। कहां पर हुआ? अमेरिका में हुआ। ठीक है, हरमन हेलेरिथ नामक एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम है इनका? हरमन हेलेरिथ नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने किया, एक विद्युत चलित यंत्र बनाया। अभी तक एक भाप से चलने वाला यंत्र बना था, स्वचलित चलने वाला यंत्र बनाया था, भाप से चलने वाला यंत्र बना था। और अब हम लोग देख रहे हैं विद्युत चलित यंत्र। कौन सा देख रहे हैं हम लोग? विद्युत चलित यंत्र देख रहे हैं। पेन चेंज करके एक बार अच्छे से हाईलाइट कर दिया जाए इसको, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी यंत्रों में। और इन यंत्रों में डिफरेंस क्या है? तो यही है, हरमन हेलेरिथ आपका नाम समझ ही चुके होंगे। तो ये विद्युत चलित यंत्र था। अब इसका प्रयोग कहाँ किया गया सर? तो अब बाकी यंत्र तो गणनाओं के लिए कर रहे थे, अब इन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो हम जनगणना कर लेते हैं। तो सेंसस टेबुलेटर का आविष्कार ही किया गया था अमेरिका में जनगणना करने के लिए। 1890 के समय पर इसका आविष्कार किया। किसने किया? हरमन हेलेरिथ ने किया। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये क्या है सर? तो विद्युत चलित यंत्र है। दूसरा जो फैक्ट है वो है ये विद्युत चलित यंत्र है। और तीसरा चीज, जनगणना के लिए इस्तेमाल इसका किया गया। कहां पर किया गया? अमेरिका में किया गया। ठीक है सर, इस स्लाइड में इतना बहुत है।
हाँ बिल्कुल, इतना बहुत है। कुछ याद रखना हो न रखना हो कोई बात नहीं, आप बस इतना याद रखना कि अमेरिका में जनगणना के लिए इस्तेमाल किया गया पहला यंत्र कौन सा था। तो आपको नाम याद रखना है सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर कैसे दिखता है सर? तो इस प्रकार का दिखता है सेंसस टेबुलेटर। मैंने कोशिश करी है हर यंत्र की फोटो आपके लिए लेकर आऊं, जहां से मुझे जितना मिला मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो मार्क वन, ये नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर शायद कुछ मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक मतलब वो सही से जम नहीं पाया है, तो मैं आपको उसके लिए यहाँ लिख देता हूँ मार्क वन। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है मार्क वन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में है ना मार्क वन। मार्क वन कैसा दिखता है आप देखिए, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे उस समय पर। देखो, एक रूम के बराबर कंप्यूटर होते थे। और आज क्या है कंप्यूटर? आज कंप्यूटर आप लेटे हुए वेब सीरीज देखते हैं कंप्यूटर को अपने ऊपर रखकर, फोन में देख रहे हैं, फोन भी एक तरीके का कंप्यूटर है। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ है कंप्यूटर का। पहले कंप्यूटर इस तरीके के होते थे। मैंने आपको बताया संगणक कैसे एबेकस था और सारी चीज़ हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग जब देख रहे हैं मार्क वन, तो मार्क वन इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, एक रूम के बराबर। अब इसकी क्या खासियत है सर? तो 1937 से 1944 के बीच, ये याद रखना है टाइम पीरियड, 1937 से 1944 के बीच इस मार्क वन का आविष्कार किसने किया? तो आईबीएम कंपनी ने किया, आईबीएम कंपनी ने बनाया। और साथ में कौन थे? तो हार्वर्ड के वैज्ञानिक थे, हार्वर्ड आइकन। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम याद रखना है हार्वर्ड आइकन। मार्क वन विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर। ठीक है, गणना यंत्र, ये याद रखना है। क्या ये इसे पहला कंप्यूटर माना जाता है कि विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है मार्क वन, प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी गणना यंत्र। ठीक है, इसे मार्क वन नाम दिया गया, मार्क वन नाम दिया गया। अब सर इस स्लाइड में क्या क्या हमारे लिए फैक्ट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित कंप्यूटर या विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र ये कौन सा है? तो ये आपको मिलेगा कौन सा? मार्क वन। ये नाम है, आपको याद रखना है मार्क वन, फैक्ट नंबर वन। फैक्ट नंबर टू कौन सा है सर? मार्क वन का आविष्कार किसने किया? तो आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये एक बहुत ही आईटी सेक्टर की बहुत ही फेमस कंपनी है। जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद उन्हें जॉब करने का मौका मिलता है आईबीएम के साथ। तो आईबीएम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसने बनाया मार्क वन। किसके साथ मिलकर बनाया सर? तो हार्वर्ड आइकन। तो क्या फैक्ट आपको याद रखना है इसमें? एक तो आईबीएम याद रखना है, प्लस हार्वर्ड आइकन जो वैज्ञानिक का नाम है वो याद रखना है। दूसरी चीज, पहला पूर्ण रूप से स्वचालित, पूर्ण रूप से स्वचालित या पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक विद्युतीय गणना यंत्र, विद्युत से चलने वाला गणना यंत्र कौन सा है? मार्क वन है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और मार्क वन के बारे में इतना ही, आईबीएम ने बनाया था। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए दुनिया का पहला कंप्यूटर किसने बनाया? आईबीएम ने बनाया। ठीक है, हार्वर्ड आइकन आपको याद रहे ना रहे, आपको आईबीएम किस कंपनी ने बनाया? तो आईबीएम आपको नाम याद रखना है। अगला अगर हम लोग देखें एबीसी कंप्यूटर, ये कैसा कंप्यूटर है सर? एबीसीडी तो हम लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन ये एबीसी कंप्यूटर क्या है? तो इन कुछ वैज्ञानिक थे, इन्होंने फिर से एक ऐसे आविष्कार कर रहे थे और ऐसे में ये एक गणना यंत्र फिर बना। तो उसका नाम कैसे रखना है? तो अपने नाम पे ही रख दिया। ठीक है, कौन कौन थे वो, कौन कौन वैज्ञानिक थे? पहले का नाम था एटनाशॉफ और दूसरे का नाम था क्लिफोर्ड बेरी। कौन वैज्ञानिक थे सर? तो एटनासॉफ, जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने 1939 में, ठीक है, एक पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अभी तक हम लोग देख रहे थे पूर्ण स्वचालित विद्युतीय कंप्यूटर, अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो एबीसी, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। इसको बोला जाता है एबीसी कंप्यूटर, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। इसका नाम एटनासॉफ एबीसी क्यों पड़ा? तो वैज्ञानिकों के नाम पर, एटनासॉफ से ए, क्लिफोर्ड बेरी से बी और सी से कंप्यूटर, इनके नाम पर पड़ा। 1939 में बना, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, इन्हीं के नाम पर एबीसी कंप्यूटर पड़ा।
इतना ही फैक्ट है इस स्लाइड में। अगली स्लाइड में अगर हम लोग जाएं, एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे इसका, पूरी स्लाइड में आपको फिर से दोहराऊंगा क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा डेटा हो रहा है। तो अगला जो है वो ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC का फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ENIAC का फुल फॉर्म, कंप्यूटर में ENIAC का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए यही है कि ABC कंप्यूटर के बाद अगर किसी का आविष्कार हुआ तो वो है ENIAC। कब हुआ? 1946 में हुआ। अब ENIAC का फुल फॉर्म क्या है तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक, N से न्यूमेरिकल, I से इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। रटना ही होगा दोस्त, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते आपकी मदद, मैं आपको बता सकता हूँ, याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक ही याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स S भी अगर ऑप्शन में आया तो वो भी गलत हो जाएगा। इस C के बाद S भी लग गया ना तो भी गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है ENIAC का फुल फॉर्म क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये पहला क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा। सीधे सीधे एक नंबर आपको देकर जाएगा कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या है तो याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार कब हुआ? 1946 में। कौन थे इसके आविष्कारक तो याद रखना है JP एकर्ट एंड जॉन मुचली। JP एकर्ट और जॉन मुचली, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला क्या है ENIAC जो है, ENIAC का आविष्कार किसने किया तो JP एकर्ट और जॉन मुचली। ये आप लोगों को याद रखना है। सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इससे पहले वाला भी जो था वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अब ये जो है ENIAC, ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक। इससे पहले वाले की बात करें हम लोग तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, पूरे रूप से इलेक्ट्रॉनिक नहीं था ये। और इसकी बात करें तो पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है तो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हमारा ENIAC है। ठीक, इसके बाद बात करें, ENIAC हो गया। ENIAC से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दो फैक्ट आपको याद रखना है, ये भी अगर आप याद ना रखो तो चलेगा। याद रखना है JP एकर्ट जॉन मुचली, आविष्कारक JP एकर्ट जॉन मुचली। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है इसका फुल फॉर्म, जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं। इसके बाद UNIVAC, इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए। ENIAC का तो बता दिए आप, अब आप बताइए UNIVAC का। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह विश्व का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसका प्रयोग व्यापारिक और सामान्य कार्यों के लिए किया गया। निर्माण 1954। किसने किया? जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, GEC, जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने इसका निर्माण किया। सन वन याद रहे न रहे कोई बात नहीं। पहली बार ऐसा कंप्यूटर बनाया गया जिसका अभी तक जो जितने भी कंप्यूटर बने इनका इस्तेमाल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मार्क 1 कितना बड़ा था, एक पूरे रूम के बराबर मार्क 1 था। तो वो मार्क 1 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अनुसंधान वैज्ञानिक कार्यों के लिए या सैन्य सुरक्षाओं के लिए किया जाता था। लेकिन उसके बाद ये पहला कंप्यूटर ऐसा बना जिसका उपयोग व्यापारिक मतलब बिजनेस के लिए किया जाने लगा और साथ में सामान्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाने लगा यूनिवैक का। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ आई होगी, जहां तक मुझे लगता है बिल्कुल समझ आई ही होगी। अब इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति आई। कैसे क्रांति आई सर? तो क्योंकि इस समय पर 1970 के समय पर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? तो ये देखो, ये मैंने एक फोटो आपके लिए लाने की कोशिश करी। ये है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ये इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल नाम की जो कंपनी है इसने अपना एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसका नाम जो रखा वो क्या रखा? तो इंटेल 4004, ठीक है। ये पहला माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, विश्व का पहला, ठीक है। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा? तो इंटेल 404। किसने बनाया? इंटेल नाम की कंपनी ने बनाया। कब बनाया? 1970 में बनाया। अब सर क्या हो गया इससे क्या हो गया? अब देखो, जो बड़े बड़े सर्किट मैंने आपको जो मार्क 1 में दिखाया था
बड़े बड़े सर्किट लगे हुए हैं, बड़े बड़े लंबे वायर लगे, तो उन सभी वायरों को छोटा करके, मतलब एक जो सर्किट है, एक सर्किट को छोटा करके इस रूप में बदला गया। अब जो बड़े बड़े वायर या बड़े बड़े सर्किटों का जो काम था वो एक ये माइक्रो प्रोसेसर करने लगा। इससे क्या फायदे हुए? इससे ये फायदा हुआ कि कंप्यूटर का जो था वो साइज छोटा हो गया। देखो, अब जो प्रोसेसर के आविष्कार के बाद क्या हुआ, प्रोसेसर के आविष्कार के बाद हुआ कि छोटे आकार के कंप्यूटर बनने लगे, का निर्माण संभव हो पाया, जिन्हें हम लोग माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। छोटे आकार के कंप्यूटर कैसे होते हैं सर? तो अगर आपने लैपटॉप देखा है, आपने फ़ोन देखे हैं, तो ये सब छोटे आकार के कंप्यूटर हैं। ये इन सब में माइक्रो प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। आप कभी भी फ़ोन खरीदते हैं तो आप लोग बात करते होंगे, कौन सा प्रोसेसर है तेरे फ़ोन में, कौन सा प्रोसेसर है, ऐसा हम लोग बोलचाल की भाषा में पूछते हैं। तो हम लोग क्या पूछ रहे होते हैं? हम लोग यही पूछ रहे होते हैं कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर या कौन सा प्रोसेसर आपके फ़ोन में। जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया, कब हुआ? 1970 में। इसके बाद कंप्यूटर का जो विकास है, इसमें एक तीव्र गति आई और जो बड़े बड़े कंप्यूटर है वो छोटे छोटे कंप्यूटरों के रूप में उनका निर्माण संभव हो पाया, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर हम लोग कहते हैं। अब कौन कौन सी कंपनियां हैं सर? आपने पहली कंपनी तो बता दी, कौन सी कंपनी पहली? इंटेल आपने पहली बता दी। कौन सा बनाया उसने? इंटेल 4004। ये पहला प्रोसेसर हम लोगों को आपने बता दिया। कब बता दिया? 1970 में बता दिया। ठीक है सर, ये भी हम लोग याद रख लेंगे। लेकिन और कौन कौन सी कंपनी है सर जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है? तो इंटेल का नाम तो आप याद रख ही लिए। एक आप पेंटियम याद रखिएगा, सेलेरॉन याद रखिए, और AMD। क्या? AMD। अगर आपको और ज़्यादा इनके बारे में जानना है तो मैं कहता हूँ यहाँ से आप नाम उठाइए और गूगल पे इन कंपनियों के बारे में सर्च करिए कि ये क्या क्या बनाती है, कहाँ इनका हेड ऑफिस है। मतलब ज़्यादा जानने की ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक जनरल नॉलेज अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर ये AMD क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप गूगल पर सर्च कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि हाँ, आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है, उसमें से एक नाम ये आपको मिल जाएगा और आपको ये याद रखना है। ठीक, अब हुआ क्या? हुआ ये कि प्रोसेसर बन गया। अब प्रोसेसर बनने के बाद माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद छोटे कंप्यूटर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब रूम इतने बड़े बड़े कंप्यूटर नहीं बनेंगे, तो इन छोटे कंप्यूटरों में क्या होगा? सबसे पहला नाम आपको याद रखना है एप्पल सेकंड। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जितने चाहे उतने स्टार लगा लो। ठीक है, मैं भी लगा देता हूँ 3 4 5, तो जितने चाहे उतने। अब 70 में क्या बना? माइक्रो प्रोसेसर ना। 1970 में सर आपने बताया हमें कि इंटेल ने क्या बना दिया? इंटेल ने बना दिया अपना 4004। ये माइक्रो प्रोसेसर बना दिया। अब इस माइक्रो प्रोसेसर से क्या हुआ? इस माइक्रो प्रोसेसर के यूज से हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर जब निर्माण आ गया तो छोटे कंप्यूटर बनने लगे, और वैसा ही पहला छोटा कंप्यूटर बना एप्पल सेकंड, जो जैसे कहा जाता है प्रथम व्यवसायिक, मतलब बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पहला माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पहला माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया। क्या नाम है उसका? एप्पल सेकंड। उसको नाम दिया एप्पल सेकंड। अब कैसा दिखता है सर? तो अब देखिए, आपने इतने बड़े कंप्यूटर तो अपने घरों में देखा ही होगा, जिसे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से आप लोग जाना जाता है। तो ये जो था वो एप्पल सेकंड था, जो पहला व्यापारिक माइक्रो कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है, इतनी बातें समझ आई। एप्पल का आविष्कार हो गया। एप्पल का आविष्कार क्यों संभव हो पाया? क्योंकि 1970 में इंटेल ने अपने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कर दिया था। उस माइक्रो प्रोसेसर के यूज के बाद एप्पल का जो पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण हो पाया, और जो मैंने आपको फोटो में दिखाई दिया हूँ कि क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अभी तक चलो ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लें कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। एक बार हम लोगों ने क्या क्या देखा है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा है, सबसे पहले आ जाओ, पहली स्लाइड पे आ जाओ। ठीक है, पहली स्लाइड पर आ जाओ। हाँ, कंप्यूटर का आविष्कार हम लोगों ने देखा। एक तरीके से आप रिवीजन मान लो इसको। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार, क्योंकि मैं मानता हूँ बहुत सारा डेटा है, हम लोगों को याद करने में दिक्कत आएगी, तो मैं सबसे बताऊं, हम लोगों ने कंप्यूटर का विकास देख रहे हैं कि कंप्यूटर किस किस प्रकार से एक रूम
एक बहुत बड़े फॉर्म से एक छोटे से हम लोगों को हाथों में इस्तेमाल करने के रूप में आया, कैसे कैसे उसका विकास हुआ। तो उसी तरीके से देखें, हम लोगों ने सबसे पहले इसके विकास क्रम में जो पढ़ा वो एबिकस पढ़ा। एबिकस के बारे में हम लोगों ने देखा कि क्या है एबिकस। एबिकस एक गणना यंत्र है। कहाँ इसका आविष्कार हुआ? बेबीलोन में हुआ। संसार का पहला गणक यंत्र इसे बोला जाता है। दूसरी स्लाइड में हम लोगों ने देखा पास्कल लाइन। पास्कल लाइन के बारे में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया कि पास्कल लाइन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका आविष्कार ब्लेच पास्कल ने किया और पहली ऐसी मशीन थी जो गणना कर पाती थी और इसका काम सिर्फ जोड़ना और घटाना हुआ करता था। इसी कारण इसको एडिंग मशीन कहा गया। ठीक है, इसके बाद क्या बताया सर आपने? इसके बाद आपने बताया डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, जिसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया गया और 1842 में एनालिटिकल इंजन बनाया गया। अब ये क्या काम करता था? जोड़ना, घटाना, गुना, भाग सब करता था। फिर हम लोगों ने उसके बाद देखा लेडी एडा अगास्ता। लेडी एडा अगास्ता के बारे में जो फैक्ट हम लोगों ने देखा वो फैक्ट कौन कौन से थे? तो वो फैक्ट हम लोगों के थे लेडी एडा अगास्ता के बारे में कि ये दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी जिसने एनालिटिकल इंजन के लिए दुनिया का पहला प्रोग्राम बनाया था। और साथ में ही जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो था वो बाइनरी सिस्टम के आविष्कार का श्रेय भी लेडी एडा अगास्ता को जाता है। अगली स्लाइड में देखेंगे सेंसस टेबुलेटर। मैंने बताया अमेरिका में जनगणना के लिए सेंसस टेबुलेटर का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद अगली स्लाइड में अगर हम लोग देखें तो अगली स्लाइड में देखें मार्क 1। मैंने बताया ये रूम इतना बड़ा जो एक कंप्यूटर है ये मार्क 1 किसने बनाया? IBM कंपनी ने बनाया। हार्वर्ड आइकन वैज्ञानिक थे। बाकी की चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके बाद ABC कंप्यूटर बना। ABC कंप्यूटर बना किनके नाम पर रखा? वैज्ञानिकों के नाम पर ही रखा गया इसको। इसके बाद ENIAC का फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। बाद में हम लोगों ने देखा यूनिवेक का भी फुल फॉर्म हम लोगों को देखना है। इसके बाद हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर देखा कि 1970 में कैसे इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया और उसके बाद कैसे कंप्यूटर की विकास में क्रांति आई और कैसे कंप्यूटर, एक रूम के बराबर कंप्यूटर एक छोटे से फॉर्म में आ गया और वो छोटा पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर जो बनकर सामने आया, वो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर बनकर आया, उसका नाम जो मिला हम लोगों को, उसका नाम है एप्पल सेकंड। ठीक है, अगली स्लाइड में क्या है सर? तो हम लोग कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, अब कंप्यूटर का वर्गीकरण सर किस प्रकार से? क्या कंप्यूटर्स के भी टाइप्स होते हैं? तो हाँ बिल्कुल, अलग अलग आधारों पे अलग अलग भागों में कंप्यूटर को बांटा गया है और हम इन सभी भागों को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और मैं मानता हूँ, मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं कहीं से आपको मिल जाएगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आना है तो वो यहीं से आएगा। ठीक, देखिए क्या है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने आधारों पे किया? हम लोगों ने 3 आधारों पे किया। अब सर ये कौन कौन से आधार हैं? तो सबसे पहले कि इनमें कौन कौन से हार्डवेयर उपयोग किए जाते हैं, उसके आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया। उसके बाद इनकी कार्य पद्धति के आधार पर कितने भागों में कंप्यूटर को बांटा गया। और तीसरा जो है वो आकार और कार्य करने के कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया। तो सबसे पहला वाला भाग अगर हम लोग देखें सर कि कौन कौन से हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया। 3 आधारों में जो पहला आधार था, उस पहले आधार में कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया। और इसमें बोला गया कैसे 5 भाग? इसमें बोला गया पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर और 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर। तो क्या सर हम इन सबको अलग अलग पढ़ने वाले हैं? तो बिल्कुल, हम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया जाता था, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स क्या है, पहली की पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे, उनके बारे में जानेंगे। फिर दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, फिर चौथी पीढ़ी और उसके बाद 5वीं पीढ़ी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके बाद सर, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम इन कंप्यूटरों को पढ़ेंगे कि कार्य पद्धति जो है, कार्य करने की जो पद्धति है उसके आधार पर कि कौन सा कंप्यूटर कैसा कार्य करता है, उसके आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया। तो उसके आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया। कंप्यूटर के इन टाइपों को भी हम लोग जानेंगे। कितने? एक तो पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, कितने टाइप्स पढ़ेंगे? इसमें 3 टाइप पढ़ेंगे कार्य पद्धति के आधार पर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद सर, इसके बाद हम लोग देखेंगे आकार और कार्य के आधार पर, आकार और
कार्य के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, दूसरा मिनी कंप्यूटर क्या होता है, फिर देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, फिर देखेंगे सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, कितने कितने सुपर कंप्यूटर कहाँ कहाँ हैं, भारत में सुपर कंप्यूटर कब आया, भारत में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डीप स्टडी करेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा। कितने आधारों पर देखा, तो हम लोगों ने 3 आधारों पर देखा, हार्डवेयर के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर और आकार या कार्य करने की क्षमता के आधार पर। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। एनालॉग डिजिटल और डिजिटल के साथ हाइब्रिड कंप्यूटर भी हम लोग पढ़ेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सब के सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ व्यापम, पटवारी और MPPSC तक के क्वेश्चंस रहते हैं कि बताइए पहली पीढ़ी कंप्यूटर को 3 नंबर में समझाइए। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को किन किन भागों में बांटा गया उनको समझाइए, 5 नंबर में आ जाता है क्वेश्चंस, लिखना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ भी पढ़ेंगे और हर जगह काम आ जाएगी आपको। कंप्यूटर के साथ साथ, पटवारी के साथ साथ, व्यापम के, फॉरेस्ट, कांस्टेबल, इन सभी एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ामों में कंप्यूटर आता है वहाँ आप सभी को काम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जो कार्य पद्धति हम लोग क्लासिफिकेशन है, इसके बाद हम लोगों को इन सभी को समझने में हम लोगों को एक पूरी क्लास लगेगी। तो मैं चाहता हूं कि इससे आगे की क्लास जो है, इससे इन सभी क्लासिफिकेशन या इन सभी वर्गीकरण को हम लोग अगली क्लास में समझें, और जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इन सारे टाइप्स, जो 3 प्रकार से हम लोगों ने इनका वर्गीकरण किया है, इन सभी को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। एक एक सारे कंप्यूटर्स को कि इसके जो टाइप्स है, इन सारे कंप्यूटर्स को इनके एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सा कंप्यूटर कैसे काम करता है। और इसके बाद जो एक और जो टाइप आएगा वो आएगा नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। आने वाली जो पीढ़ियाँ है उनको बोला गया है नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसके बारे में भी देखेंगे कि किन किन टाइप्स के कंप्यूटर, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर बनने की संभावनाएं हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था कि क्लास के अंत में हम लोग फिर जैसे ही प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जैसे हम लोग इसके टाइप्स पढ़ लेंगे, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जैसे ही हम लोगों की जो भी क्लास होगी, एक क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा और उसकी एक क्लास में, उसके बाद वाली क्लास में हम लोग फिर क्वेश्चंस लगा लेंगे। जो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, पटवारी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे MPPSC हो, बैंक के एग्ज़ाम भी हो, तो उन सभी में जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और पूरी तरीके से उनको सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। आपको समझ भी आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में हम लोग यहीं से आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तीसरी क्लास में। आज हमारी दूसरी क्लास थी। एक बार फिर से अच्छे से देखिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तब ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप सोचोगे कि आसानी से सब कुछ मिल जाए तो आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं।